हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमको इस लेसन का यूनिट 5 के अंडर में जो आ रहा है, जो आपके कोर्स है, इस लेसन का जो सेकंड चैप्टर है, लेसन 2 जो है द एड्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे। स्नैपशॉट बुक की लेसन 2 द एड्रेस, रिटन बाय मार्गा मिनको। मार्गा मिनको के बारे में पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं। Marga Minko is a Dutch journalist and writer. Her real surname was Menko, but had officially accidentally switched the first vowel. मतलब ई के स्थान पर आई हो गया था, इसलिए उनका नाम ऑफिशियली मिनको हो गया, बट एक्चुअली उनका सरनेम जो था वो मेनको था। उनका जन्म हुआ था 31 मार्च 1920 नेदरलैंड में। उनको भी बहुत सारे अवार्ड वगैरह मिला था। शी वॉज ए जर्नलिस्ट एंड राइटर। तो आगे देखते हैं उनके द्वारा लिखा गया जो स्टोरी है वो द एड्रेस, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली शी वॉज ए डच राइटर। उनका जो लैंग्वेज था वो डच, मतलब डच लैंग्वेज से का ज्यादा उन्होंने यूज करते थे। अपनी राइटिंग में भी उन्होंने डच लैंग्वेज का ज्यादा यूज किए हैं। तो ये कहानी के विषय में ये बताया गया है, ये एक छोटी कहानी एक बेटी का मर्दस्पर्शी, मतलब हृदय को छू जाने वाला वर्णन है, जो हॉलैंड में युद्ध के बाद अपनी माँ की सामान की तलाश में जाती है। जब ये वस्तुएं से मिलती है तो ये उसकी प्रारंभिक जीवन की यादों को ताजा करती है। फिर भी वो उन्हें पीछे छोड़ने का निश्चय करती है और वापस लौटने का निश्चय करती है। मतलब एक लड़की की जिंदगी का जो उसका दुख भरी कहानी है, जो हृदय को छू जाने वाली जो कहानी है, वो यहाँ पे बताया गया है। डू यू लाइक मी? आई आस्क्ड। द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली. She had opened the door a chink. I came closer and stood on the step. क्या आप अभी तक मुझे जानती है? मैंने पूछा। महिला ने मेरी ओर तलाश करती निगाहों से देखा। उसने दरवाजे को थोड़ा सा खोला और नजदीक आई और सीढ़ी पर खड़ी हो गई। No, I don't know you. उन्होंने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। I am Mrs. S. daughter. मैं श्रीमती एस की बेटी हूँ। She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. Her face gave absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in silence. उसने अपना हाथ दरवाजे पर ऐसे रखा था मानो वो उसे और ज्यादा खुलने से रोकना चाहती थी। उसके वहां पर पहचानने के कोई निशान नहीं थे। वो खामोशी से मेरी ओर घूर रही थी। तो मतलब वो ऐसा दिखा रही थी कि जैसे उसने उस लड़की को पहचाना ही नहीं। Perhaps I was mistaken. I thought, perhaps it isn't her. I had seen her only once, fleetingly, and that was years ago. It was most probable that I had rung the wrong bell. The woman let go of the door and stepped to the side. She was wearing my mother's green knitted cardigan. The wooden bottoms were rather pale from washing. She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door, but I knew that I was right. शायद मुझसे उसने अपना हाथ दरवाजे पर रखा था मानो वह उसे और ज्यादा खुलने से रोकना चाहती थी। उसके वहां पर पहचानने की कोई निशान नहीं थे। वो खामोशी से मेरी ओर घूर रही थी। शायद मुझसे गलती हो गई, मैंने सोचा। शायद यह वह नहीं है। मैंने उसे केवल एक बार क्षण भर के लिए देखा था और वह बात बरसों पुरानी है। बहुत संभव था कि मैंने गलत घर की घंटी बजा दी हो। औरत ने दरवाजा खोल दिया और बगल में कदम बढ़ाया। वो मेरी माँ का बुना हुआ हरा ऊनी जैकेट पहनी हुई थी। धोने
से लकड़ी के बटन पीले पड़ गए थे। उसने देखा कि मैं कार्डिगन को देख रही थी और वो दरवाजे के पीछे आधी छिप गई, लेकिन अब मैं जान गई थी कि मैं सही थी, मतलब मैं सही जगह बड़ी आई हूँ। Well, you knew my mother? I asked. Have you come back? Said the woman. I thought that no one had come back, only me. अच्छा, आप मेरी माँ को जानती थी? मैंने पूछा। मैंने सोचा कि कोई वापस नहीं आया, केवल मैं। जब राइटर ने बताया कि अपने मेरी माँ को जानती थी, तो उस लेडी ने सही ढंग से कुछ उत्तर नहीं दिया। उसने कहा कि नहीं, और उसने यही सोच लिया होगा कि शायद कोई, मतलब एक बार जो चला गया वो कभी वापस नहीं आ सकता, परंतु मैं इसलिए वापस आया, ऐसा कोई वापस नहीं आ सकता। ये डोर ओपन and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. I regret I cannot do anything for you. I have come here specially on the train. I wanted to talk to you for a moment. उसके पीछे गलियारी में एक दरवाजा खुला और बंद हो गया। एक सीलन भरी दुर्गंध निकली। मुझे खेद है, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। मैं यहाँ विशेष रूप से रेलगाड़ी से आई हूँ। मैं आपसे एक क्षण बात करना चाहती थी। I have come here specially on the train. I wanted to talk to you for a moment. It is not convenient for me now, said the woman. I can't see you another time. मेरे लिए अभी ये सुविधाजनक नहीं होगा, औरत ने कहा। मैं आपसे नहीं मिल सकती, दूसरे समय आना। She nodded and cautiously closed the door as thought no one inside the house should be disturbed. उसने सिर हिला दिया और ध्यान से दरवाजा बंद कर दिया, जैसे घर के अंदर किसी को भी परेशानी नहीं होना चाहिए। I stood where I was on the step. The curtain in front of the bay window moved. Someone stared at me and would then have asked what I wanted. Oh, nothing, the woman would have said. मैं जहाँ सीढ़ी पर खड़ी थी वहीं खड़ी रही। बाहर सामने खुलने वाली खिड़की के पर्दे हिलने लगे। किसी ने मुझे घूरकर देखा और तब पूछा हो कि मैं क्या चाहती थी। ओह, कुछ नहीं, औरत ने कहा। यो कुछ नहीं था। मैंने फिर से नाम पट्टिका देखी। I looked at the nameplate again. Darling, it said, in black letters on the white enamel, and on the jamb, a bit brighter, the number 46. As I walked slowly back to the station, I thought about my mother, who had given me the address years ago. It had been in the first half of the war. I was home for a few days, and it struck immediately that something of other about the rooms had changed. I missed various things. My mother was surprised. I should have noticed so quickly. Then she told me about Mrs. Darling. I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother whom she hadn't seen for years. She had suddenly turned up and renewed their contact. Since then, she had come regularly. मैंने फिर से नाम पट्टिका देखी। मतलब राइटर को जब लग रहा था कि वो गलत जगह पे आ गई है, तो फिर से वो वहीं खड़ी रही। मैं जहाँ सीढ़ी पर खड़ी थी वहीं खड़ी रही। बाहर सामने खुलने वाली खिड़की के पर्दे हिलने लगे। किसी ने मुझे घूर कर देखा और तब पूछा कि क्या मैं चाहती हूँ। ओह, कुछ नहीं, औरत ने कहा होगा। यो कुछ नहीं था। मैंने फिर से नाम पट्टिका देखी। इस पर लिखा था डार्लिंग, सफेद पट्टिका पर काले अक्षरों में, और थोड़ा सा दरवाजे के ऊपर के भाग पर नंबर लिखा था, नंबर 46। जैसे ही मैं धीरे धीरे स्टेशन की ओर चलने लगी, मैं अपनी माँ के बारे में सोचने लगी, जिसने ये पता मुझे वर्षों पहले दिया था। ये युद्ध के मध्य का समय रहा होगा। मैं कुछ दिनों के लिए घर आई थी।
ये जो युद्ध के बारे में यहाँ बताया गया, जो हॉलैंड में जो लड़ाई हुआ था उस युद्ध के बारे में कहा गया है कि इस युद्ध के दौरान मतलब इन लोग को बहुत ज्यादा हानि पहुंचा था, इस फैमिली को। उसकी माँ को वहां से चले जाना पड़ा था और उस समय उन्होंने मतलब उनकी जो भी उनकी पड़ोसी थी उनके पास उन्होंने उनका सारा सामान को रख कर गए थे, नहीं तो सामान उनका अपने घर में छोड़कर जाना पड़ता था। और जो भी उनका नेबर में रहती थी, ये जो लेडी थी मिसेस डार्लिंग, वो उस समय खुद आके उन लोग से बोले थे कि हमारे पास सामान आप सुरक्षित रख सकते हो, बाद में जब भी आप यहाँ पे आओगे तभी वहां हमसे ले लेना। तो परंतु उस लड़की की माँ का देहांत हो जाता है। जो भी यहाँ नरेटर है, राइटर, उनकी माँ का देहांत होने के बाद लड़की जब वहां पे आती है तो लेडी उसको पहचानने से इनकार कर देती है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि युद्ध के मध्य का समय रहा होगा। मैं कुछ दिनों के लिए घर आई थी और तुरंत ही मुझे यह बात अखड़ गई कि कमरों में कुछ न कुछ चीजें बदल गई है। मुझे बहुत सी चीजें गायब मिली। मेरी माँ आश्चर्यचकित थी कि मुझे इतनी जल्दी मालूम हो गया। तब उसने मुझे श्रीमती डार्लिंग के बारे में बतलाया। मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन स्पष्टतः वह मेरी माँ की कोई पुरानी परिचित महिला थी जिसे उसने वर्षों से नहीं देखा था। वो तुरंत मुड़ी और अपने संबंध का नवीनीकरण किया। तब से ही वो नियमित रूप से आने लगी। Every time the lives here, she takes something home with her, said my mother. She took all the table silver in one go, and then the antique plates that hung there. She had trouble lugging those large vases, and I am worried she got a creak in her back from the crockery. My mother shook her head pityingly. I would never have dared ask her. She suggested it to me herself. She even insisted she wanted to save all my nice things. If we have to live here, we shall lose everything, she says. Have you agreed with her that she should keep everything? I asked. As if that's necessary, my mother cried. It would simply be an insult to talk like that and think about the risks she's running each time she goes out of our door with a full suitcase or bag. जैसे ही मैं धीरे धीरे स्टेशन की ओर चलने लगी, मैं अपनी माँ के बारे में सोचने लगी, जिसने यह पता मुझे वर्षों पहले दिया था। ये युद्ध के मध्य का समय रहा होगा। मैं कुछ दिनों के लिए घर आई थी और तुरंत ही मुझे यह बात अखड़ गई थी कि कमरों में कुछ न कुछ चीजें बदल गई है। मुझे बहुत सी चीजें गायब मिली। मेरी माँ आश्चर्यचकित थी कि मुझे इतनी जल्दी मालूम हो गया। तब उसने मुझे श्रीमती डार्लिंग के बारे में बतलाया। मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन स्पष्टतः वह मेरी माँ की पुरानी परिचित महिला थी जिसे उसने वर्षों से नहीं देखा था। वो तुरंत मुड़ी और अपने संबंध का नवीनीकरण किया। तब से वो नियमित रूप से आने लगी। हर समय जब वो यहाँ से जाती, वो कोई न कोई वस्तु अपने घर ले जाती। मेरी माँ ने कहा, एक बार वो मेज पर रखी वाली चांदी की पूरी मटकी ले गई और फिर दुर्लभ प्लेटें ले गई जो वहाँ लटकी हुई थी। उसने उन बड़े फूलदानों को घसीटने का कष्ट उठाया और मुझे चिंता थी कि ककड़ी ले जाने से उसकी पीठ में मोच आ गई हो। ककड़ी मीन्स जो स्पून आदि जो होते हैं टेबल में जो रखा जाता है। मेरी माँ ने दया भाव से सिर हिला दिया। मैंने उससे यह पूछने का कभी साहस नहीं किया। उसने स्वयं ने मुझे समझा दिया। उसने आग्रह भी किया था। वो मेरी तमाम अच्छी वस्तुओं को बचाना चाहती थी। यदि वो स्थान हमें छोड़ना पड़े तो इन वस्तुओं से हमें हाथ धोना पड़ेगा, वो कहती थी। क्या तुम इस बात पर सहमत हो गई कि वो इन सब वस्तुओं को रख ले? मैंने पूछा। मानो यह आवश्यक हो, मेरी माँ चिल्लाई।
सामान्यतः इस तरह की बात करना अपमानजनक होता, और उस जख्म के बारे में सोचो जो वह उठा रही है। हर समय हमारे घर से निकलते समय उसके हाथ में या तो कोई सूटकेस होता या थैला।